एंड वेलकम टू मध्य मुकाबिल। मैं हूं रबिया खान और मेरे साथ मौजूद हैं रऊफ क्लासरा। सबसे पहले नजर डालते हैं कुछ अहम खबरों पर। गिलगित बल्तिस्तान में इंतखाबी सरगर्मियां उरूज पर। जुनेद अकबर को सूबा बदर जबकि असद कैसर को इस्लामाबाद में रोकने के पीटीआई ने इल्जामात लगा दिए। दूसरी जानिब बिलावल भुट्टो का जीबी में जलसे से खिताब। खैबर पख्तूनख्वा की सियासत भी हलचल का शिकार। वजीर आला सुहेल आफरीदी के खिलाफ मुतअद्दिद अराकीन असेंबली के ग्रुप बनने की खबरें गर्दिश करने लगी। अलीमा खान ने बानी पीटीआई के किसी साबिक फौजी अफसर से जेल में मुलाकात की खबरों को मुकम्मल तौर पर मुस्तरद कर दिया। मुल्क में जारी तमाम अहम सियासी सरगर्मियों पर तफसीली गुफ्तगू करेंगे आज के प्रोग्राम में। इसके अलावा वफाकी बजट से चंद रोज कबल वजीर मनसूबा बंदी एहसन इकबाल के बयानात ने नई बहस छेड़ दी। यूरो बॉन्ड के इजरा पर खुशी मनाने को शर्मनाक करार दे दिया। क्या वाकई माशी कारकर्दगी हुकूमती दावों से मुख्तलिफ है? इसका जायजा भी लेंगे। इसके अलावा पिछले 3 सालों में इराक, दुबई, कतर और सऊदी अरब से मुख्तलिफ इल्जामात पर 53,803 पाकिस्तानियों को डिपोर्ट करने का इंकशाफ। सबसे ज्यादा 30,322 पाकिस्तानी पिछले 3 साल में दुबई से डिपोर्ट हुए। इनमें 2 पाकिस्तानी भी शामिल हैं जिसके पास लीगल वीजा भी मौजूद था और किसी किस्म के इल्जामात भी नहीं थे, वो भी डिपोर्ट कर दिए गए। यूएई हुकाम ने इन पाकिस्तानियों को मुल्क बदर करने की वजूहात भी नहीं फराहम की। किस मुल्क कितने पाकिस्तानी निकाले गए, एक्सक्लूसिव तफसीलात आपके साथ आज शेयर करेंगे। इसके अलावा स्पेन में गैर कानूनी मुकीम पाकिस्तानियों के लिए बड़ी खुशखबरी। 6 माह से जायद स्पेन में मुकीम गैर कानूनी 24,000 पाकिस्तानियों को नई पॉलिसी के तहत शहरियत मिलने का इम्कान। रोम, इटली में पाकिस्तानी सफ़ीर की मुद्दत ख़त्म होने के बावजूद ओहदे पर बरकरार नए सफ़ीरों की तैनाती क्यों ना हो सकी? मेंबरान कमेटी ने सफ़ीरों की तैनातियों के शफाफ होने पर सवालात उठा दिए। चीन में जाने वाले मेंबरान पार्लियामेंट ने सफारत खाने और डिप्लोमेट्स की शिकायत लगा दी। मेंबरान पार्लियामेंट के वक्त को कोई एयरपोर्ट से रिसीव करने आया, ना ही कोई प्रोटोकॉल दिया जा सका। वक्त से ज्यादा डिप्लोमेट्स को अपने प्रोटोकॉल की फिक्र थी। बीजिंग में पाकिस्तानी सफारत खाने की कारकर्दगी पर मेंबरान कमेटी बरहम। सफीरों की पोस्टिंग, ट्रांसफर कैसे होती है, अहम इंकशाफात सामने आ गए। फॉरेन अफेयर्स कमेटी इजलास की अहम तफसीलात जानेंगे रऊफ क्लासरा की ज़बानी। लेकिन सबसे पहले हम बात कर लेते हैं गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन के हवाले से। और आखिरी कुछ दिन अब बाकी हैं क्लासरा साहब, और जो कैंपेन्स हैं वो ज़ोरों पर हैं। डिफरेंट बयानात आ रहे हैं। बिलावल भुट्टो साहब भी हमने देखा, उन्होंने भी खिताब किया और काफ़ी पुरजोश जो है वो उनका खिताब था। इसी तरह ख्वाजा साद रफ़ीक का भी हमने खिताब देखा। बिलावल जो है वो तो कहते हैं कि आप जो है वो फॉर्म 45 लेके चलें, फॉर्म 47 का ख्याल जो है वो मैं खुद कर लूँगा। और उनका ये भी ख्याल है कि जीबी में, कश्मीर में इलेक्शन जो है वो जनरल इलेक्शंस के साथ हों तो बिल्कुल सही जो है वो इलेक्शंस माने जाएंगे। इसी तरह साद रफ़ीक ने भी काफ़ी सारी स्टेटमेंट जो है वो दिए हैं। उनके ख्याल में नून लीग की कारकर्दगी जो है अगर उसको चलने दिया जाता तो हालात जो है वो बहुत बेहतर होते। कि कराची, पेशावर और लाहौर को देख लें और खुद ही फैसला कर लें। उन्होंने कुछ कंपैरिजन्स भी किए। आप कैसे देख रहे हैं? बड़ा अहम सवाल है और बड़ी अहम इस वक्त एक इलेक्शन बैटल जो है लड़ी जा रही है। जैसे बाज़ मुल्कों में मतलब मिड टर्म होते हैं, जैसे हम उसके देखते हैं, उसमें यूएसए में देखते हैं 2 साल बाद के अभी आने वाले हैं वहाँ पे नवंबर में कि किसी भी लीडर की या हुकूमत की या पार्टी की पॉपुलैरिटी के लिए जो वोटिंग की जाती है, पैटर्न का पता चल जाता है कि आपके पहले 2 साल आपके कैसे गुजरे। सो एक चेक एंड बैलेंस का सिस्टम बाद मुल्कों में इस तरीके के। हमारे यहाँ मतलब मैक्सिमम जो होता है आपके वो ज़िमनी इलेक्शन हो जाते हैं और MNA-MP की सीट खाली होगी तो उस पर कुछ ज़्यादा हमेशा हुकूमती मतलब उम्मीदवार जो है जीतते हैं। कोई नई कोई आपका अपसेट होने के चांसेस तो नहीं होते। तो ये जो हो रहे हैं यहाँ पे इलेक्शन हो रहे हैं वहाँ पे उसमें जीबी में हो रहे हैं, ये एक अब यहाँ तक बात भी ये बड़ी समझ में आने वाली जो उन्होंने डिमांड की है कि आप इनको नेशनल जो इलेक्शन है उनके साथ जोड़ दें। उसमें उनकी बात में बड़ी हद तक वजन है। वो जो बात कह रहे हैं कि जब आपकी फेडरल ये हुकूमतें हों और आपके सूबों में भी कहीं पे हुकूमतें हों तो आप इन्फ्लुएंस करने के काबिल हो जाते होते हैं। लोग जो हैं वो फिर ये देखते हैं कि सेंटर में किसकी हुकूमत है, हमें वहाँ से गंदम भी आनी है, हमें फंड्स भी आने हैं, हमें कोई NFC के पैसे भी मिलने हैं, हमारे काम भी होने हैं, बला बला चीज़ें। तो कंसिडरेशन बदल जाते हैं। जब जनरल इलेक्शन हो रहे होते हैं उस वक्त लोगों के जहनों में ये चीज़ें नहीं होती। उस वक्त वो पार्टी पे जाते हैं, अपने आइडियालॉजी अपनी आके उस पर आइडियालॉजी पे जाते हैं। सो उसके असेसमेंट करना बड़ा मतलब बेहतर चीज़ होती है कि लोग किसके साथ खड़े हुए हैं। उस वक्त सब बराबर मतलब एक लेवल प्लेइंग फील्ड कह सकते हैं। एक लेवल प्लेइंग फील्ड होते हैं और उस पर दबाव भी होता है। और इतने बड़े पैमाने पे बाज़ दफ़ा इलेक्शन को रिक करना आसान भी नहीं हो जाता। एक तो ये चीज़, अगरचे ये कहने वाले तो PTI कह सकते हैं कि भाई साहब 2024 में हमने देखा है कि हमारे हो गए, हमारे फॉर्म
47 जिसकी बात कर रहे हैं, आप अंदाजा करें कि उनके जो इत्तेहादी हैं उस बिलावल भुट्टो साहब, वो भी ये बात कह रहे हैं फॉर्म 47 वाली। इट मीन्स कि पीपल्स पार्टी भी यही समझती है कि ये जो हुकूमत है रिग्ड है और इलेक्शन जो है उनके रिजल्ट जो है वो रिग्ड थे। हुकूमत के साथ भी बैठे हुए हैं, खुद भी हुकूमत बनी हुई है, लेकिन वो इलेक्शन को रिग्ड भी समझते हैं। ये दूसरी चीज़ है। कि तीसरी चीज़ जो बड़ी एक ट्रबल वाली है, आपको याद होगा कि ये 2023 में यहाँ पे खालिद खुर्शीद साहब थे, इनके पीटीआई के इनके चीफ मिनिस्टर थे, पीटीआई की हुकूमत थी वहाँ पे, तो उन्होंने उस वक्त उनको डिस्क्वालीफाई किया गया। तो पीटीआई ने और सॉरी उसमें नवाज लीग, पीपल्स पार्टी, जेयूआई वगैरह इन्होंने मिलकर अपनी वहाँ पे कोलेशन हुकूमत बनाई थी, जिसके अब ये इलेक्शंस हो रहे हैं। अब एक चीज़ का बड़ा डिस्टर्बिंग ट्रेंड है जो आपने देखा होगा, जिसमें पीटीआई वालों ने जेन्युइनली तौर पर अपनी कंसर्न्स का इजहार भी किया है कि उनके लीडरशिप को नहीं जाने दे रहे। असद कैसर साहब को नहीं जाने दिया, जुनैद अकबर साहब थे उनको वहाँ से एक तरह के गिरफ्तार करके इलाका बदल कर दिया। अब इस तरह की खबरें रिपोर्ट्स आई हैं, या एयरपोर्ट के लिए हमने देखा कि इतनी देर तक लोगों को आपने तंग किया, जलील हुए, बाद में कहा जनाब तलाल चौधरी साहब वो जी कोई सिक्योरिटी का मसला था तो फलां था तो ये था। सिक्योरिटी का मसला होता तो लोगों को नजर आ जाता। असद कैसर साहब तो वहाँ मौजूद थे और उनका इंटरव्यू भी हुआ सारी चीज़ों का। तो आपने जिस तरह की चीज़ें मैनेज करते हैं जिससे लोगों को हज़ारों की तादाद में तकलीफ होती है, अगर उसमें मान लिया सिक्योरिटी का मसला होगा, लोग आप यकीन ही नहीं करते, लोग वही कहेंगे नहीं इन्होंने असद कैसर के लिए किया होगा, रोकने के लिए, क्योंकि इन्होंने जुनैद अकबर को वहां पे किया था। चलो यहाँ पे तो मान लिया कि ये मसला होगा सिक्योरिटी होगा, जुनैद अकबर का क्या वहां पे मसला था। तो अगर आपने इनको वो नहीं करना, इलेक्शन नहीं लड़ने देना, अगर आपने उनको कन्वेंसिंग नहीं करने देनी, इलेक्शन में जाके स्पीचेस नहीं करने देनी, तो मुझे जो हमेशा से कुछ होने वाले 30-35 साल होने वाले हैं कुछ जर्नलिज्म फील्ड में, और कुछ पढ़ा भी है मैंने इसमें, तो मजाल है इन 78-9 ईयर्स में कोई एक हुकूमत आई हो जिसने अपने मुखालफिन की हुकूमत किसी सूबे में उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया होगा, ये सोच के कि ये जमहूरियत का हुस्न है। मैं अगर भुट्टो साहब के दौर से शुरू करूं, ये दिखाने के लिए कि हम वहीं खड़े हुए हैं। यहाँ पे जो आज वहाँ पे गिलगित बल्तिस्तान में अगर आप पीटीआई के साथ कर रहे हैं, उनको लोगों को नहीं जाने दे रहे, या उनकी हुकूमतों के साथ आपको प्रॉब्लम है। भुट्टो साहब से बड़ा वो कहते हैं कोई डेमोक्रेटिक कोई नहीं था, उन्होंने 73 का आइन बनाया। 73 का आइन बनाने के बाद ही उन्होंने 2 हुकूमतें डिसमिस की, दोनों मुखालफिन की। एक खैबर आपकी, अगर उस वक्त सरहद कहते थे इसको, उनके उस मुखालफिन की हुकूमत थी, मुफ्ती महमूद साहब एंड दीगर वगैरह। उधर बलोचिस्तान में ये अताउल्लाह मैंगल साहब की हुकूमत थी, और दोनों खिलाफ थी, और भुट्टो साहब ने दोनों को तोड़ा। वहां पे गवर्नर राज लगाया उन्होंने, वो उनसे भी नहीं बर्दाश्त हो सकी कि भाई अगर मैं यहाँ वजीर आजम हूँ, मेरे अपने सिंध में भी है, पंजाब में भी है, सेंटर, अगर ना ये 2 भी मेरे पास होने चाहिए, वट एवर द रीजन, जो भी उन्होंने उसका एक्सक्यूज है, उन्होंने वो छोड़ दी। इसके बाद चलें, अगर 88 में हम आते हैं, अब जनरल ज़िया वाला पीरियड छोड़ दें, साहब जरा मार्शल था, हम जमहूरी हुकूमतों की बात कर रहे हैं। बेनजीर भुट्टो जहाँ वजीर आजम थी, वहाँ ये नवाज शरीफ साहब थे, उनका आपस में देख रहे, दोनों एक दूसरे के साथ एडजस्ट नहीं कर सके। भाई वो वजीर आजम, वो वजीर आलम, बेनजीर भुट्टो लाहौर जाते, नवाज शरीफ साहब उनको रिसीव करने नहीं आते थे, और उनकी अच्छी खासी उनका टकराव चला। सेम अगर आप जाएं बाद में, ऐसे नवाज शरीफ साहब के दौर में हुआ, जब पीपल्स पार्टी जो है वहां पे उसमें 93-94 में हम देखा, वहां पे उन्होंने भी यही कोशिशें करके देखी 91 के बाद भी, और उस वक्त पीपल्स पार्टी का इनका अलायंस हो गया था मंजूर भट्टो साहब के साथ गवर्नर के जरिए। सो उन्होंने उनको नहीं टिकने दिया, कि तोड़ फोड़ उस वक्त जारी थी। इसके बाद आप उसमें नेक्स्ट जाए, पीपल्स पार्टी के हम सबसे बड़े डेमोक्रेट थे, जरदारी साहब कहते हैं, ये कहते हैं ना कि हम अपने मुखालफिन को बड़ा वो करते हैं, बर्दाश्त करते हैं। 2008-2013 का जो दौर था यहाँ पे, जब गिलान साहब वजीर आजम थे और जरदारी साहब सदर थे, इन्होंने गवर्नर राय लगा दिया था पंजाब में, याद है आपको? उसको सलमान तसीर साहब को लगा दिया, वो भी इनसे बर्दाश्त नहीं हुई थी। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि सेम चीजें पैटर्न को आगे लेकर आए तो आपको यही नजर आती है। इमरान खान साहब लकी थे, पंजाब भी उनको मिल गया था, खैबर पख्तूनख्वा भी मिल गया उनको, AJK भी मिल गया, गिलगित भी मिल गया, बलूचिस्तान में भी साहब ज़रा उनकी मतलब फ्रेंडली थी, ज्यादा से ज्यादा उनके पास जो हुकूमत नहीं थी, सिंध की नहीं थी, 5 हुकूमतें तो थी उनके पास। अब वो एक एक करके जब वो पावर से निकले हैं, तो फिर हर एक की कोशिश होती है, मतलब जो ही खान साहब पावर से निकले या निकाले गए वटेवर, तो एक एक करके, अच्छा खुद तो उन्होंने, अब कह सकते हैं कुछ तो उन्होंने काम भी आसान कर दिया। हाँ, जाहिर है, उन्होंने अपनी हुकूमतें खुद तोड़ दी, यहाँ असम्बली तोड़ दी, उधर जाके पंजाब में तोड़ दी, उधर खैबर पख्तूनख्वा तोड़ दी, रही सही उन एस्टेब्लिशमेंट ने तोड़ दी। AJK में थे आपकी गिलगित में थी, वहां पे उन एस्टेब्लिशमेंट ने तोड़ दी। सो खान साहब ने खुद जो उन्होंने उनको रास्ता दिखाया था वो वहां पे टूट गया। अब खान साहब इज ट्राइंग टू रिबिल्ड हिमसेल्फ, जिन हुकूमतों को तोड़ा गया था, जिनको मतलब ब्रेक किया गया था, अब दोबारा बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं। तो उनका पूरा राइट है, उनकी पार्टी का पूरा राइट है। आपने अगर मतलब नी मुखालफीन को बर्दाश्त करना, जैसे हमने वहां पे, मैं इंडिया में देख रहा था अभी, उसमें वेस्ट बंगाल के उनके जो MPs थे, उनको किस तरह बुरे तरीके से मारा है उन्होंने, वहां पे भी हम देख रहे हैं।
اگر جمہوریت میں آپ نے کسی بندے کو نہیں اپنے سامنے آنے دینا, کسی صوبے میں کسی کی حکومت نہیں بننے دینی, تو بھئی یہ پھر یہ جمہوریت کا کیا مطلب؟ اس میں ملٹری رول میں پھر ڈیموکریسی میں کوئی تھوڑی سی لائن تو ڈرا کر لیں, پریٹینڈ ہی کر لیں. یس, بڑی خوبصورت بات ہے, مطلب اس تھوڑی دیر کے لیے ایکٹنگ ہی کر لیں. مجھے ایک نا مووی ہے اس کی آل پچینو کی دا ریکروٹ, بڑی خوبصورت فلم ہے, اس میں ایک نا واقعہ سناتا ہے, مینز کہ اس میں کوٹ سناتا ہے کہ ایک بندہ گیا اس کے پاس, پادری کے پاس, تو اس کو کہتا ہے اگین فادر آئی وانٹ ٹو میک اے کنفیشن. اس کو فادر کہتے اوکے اگین ڈو اٹ. وہ کہتے فادر آئی ڈونٹ بلیو ان گاڈ, تو میں تو خدا بھی یقین نہیں کرتا, کنفیشن کس کا مطلب کروں؟ تو پادری اس کو کہتا ہے اوکے مائی سن دین فیک اٹ. اچھا, اگر تو خدا بھی یقین نہیں کرتا, ایک لمحے کے لیے تصور کر لے, تو فیک کر لے گاڈ کو. تو سیم یہیں پہ اگر آپ جمہوریت پہ یقین نہیں کرتے, جمہوریت پسند بھی نہیں ہے, اپنے مخالفین کو برداشت نہیں, میں سب کی بات کر رہا ہوں, ایک نہیں کہ یہ بڑے اچھے ڈیموکریٹ ہیں تو خان صاحب برے تھے, یا خان صاحب اچھے تھے تو زرداری صاحب بہت اچھے یا برے تھے, یا اس سے پیچھے جائیں. تو اگر آپ سب لوگوں نے برداشت نہیں کرنا, مطلب سب کی کوشش ہے ون پارٹی رول, نوٹ کریں, جو سینٹر میں ہوتا ہے وہ چاہتے ہیں, وہ کہتے ہیں ون پارٹی رول, سارے صوبے میرے پاس ہونے چاہیے. صحیح, اگر میرے پاس نہیں ہے تو کسی کو یہاں پہ زندہ رہنے کا, پالیٹکس کرنے کا چیز, یا وہ جیل میں رہیں, یہ ان کے یا جیل میں رہیں, یا پھر اس کے بعد یہ سڑکوں پہ رہیں, ہم سب پر رول کریں گے. تو میرا خیال ہے گلگت کے ساتھ یا اے جے کے ساتھ ان کی عوام جو بھی فیصلے دے آپ کو ماننے چاہیے. ٹھیک ہے ناظرین, ایک بریک جو ہے وہ شامل کر لیتے ہیں, اور بریک کے بعد جو ہے وہ بات کریں گے جیسے جیسے بجٹ قریب آ رہا ہے ویسے ویسے حکومت کی جو معاشی کارکردگی ہے اس پہ کئی سوالات اٹھ رہے ہیں, اور جیسے جیسے سوالات اٹھ رہے ہیں حکومتی وزراء کے درمیان جو ہے وہ ایک تلخی اور بے چینی نظر آ رہی ہے. کیا ماجرا ہے یہ, اس پہ ڈیٹیل جانیں گے کلاسا صاحب سے آفٹر دس شارٹ بریک. ویلکم بیک ناظرین. بجٹ کی آمد ہے, اور اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو معاشی ناکامیاں ہیں وہ کھل کر سامنے آتی ہیں, ان پر سوالات جو ہے وہ بھی اٹھنا شروع ہو جاتے ہیں جب ہم بجٹ کے قریب ہوتے ہیں. لیکن یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ ہم اس وقت ایک IMF پروگرام میں ہیں, تو ظاہر بجٹ جو ہے وہ ہائیلی انفلوئنسڈ ہوتا ہے بائی IMF. بات کریں گے کہ کس طرح اب جو ہے معاشی ناکامیوں پر جب سوالات اٹھ رہے ہیں تو حکومتی وزراء میں جو ہے ایک تلخی نظر آ رہی ہے. الیکٹڈ ورسز نان الیکٹڈ وزراء, ایسا لگتا ہے کہ ان کے درمیان جو ہے وہ ایک خلیج بڑھتی جا رہی ہے, اور کیا بے چینی ہے, کیا ماجرا ہے, وہ ہم جانیں گے کلاسرا صاحب سے. لیکن ایک بات میں ضرور کہوں گی کلاسرا صاحب کہ جب بھی معاشی ناکامی کے اوپر سوالات اٹھتے ہیں تو ایک اسکیپ گوٹ جو ہے وہ ڈھونڈنا پڑتا ہے, ایک بندہ, ایک انڈیویجول, جبکہ ہم سب جانتے ہیں کہ جو بھی ناکامیاں ہیں, جو بھی مسائل ہیں, وہ ایک بندے کی ذمہ داری جو ہے وہ نہیں ہوتی ہے. ظاہر میں بات کر رہی ہوں جو وزیر خزانہ محمد اورنگزیب ہیں, ان کے خلاف ایسا لگ رہا ہے کہ اب ایک پورا جو ہے وہ سین سیٹ کیا جا رہا ہے. آپ بتائیے گا آپ کے پاس جو ہے وہ کیا انفارمیشن ہے اور آپ اس کو کیسا دیکھ رہے ہیں؟ اچھا, آپ نے بڑی مزے کی بات کی کہ ہمارے یہاں جو اسکیپ گوٹ ہے, آپ نے تو ان کا اورنگزیب صاحب کا بتا رہے ہیں, وہی لگ رہا ہے. اصل جو ہے وہ IMF ہے. اب نوٹ کریں ہر چیز کے, کوئی میں کمیٹیز میٹنگ میں جاتا ہوں, فنانس میں, نیشنل اسمبلی, سینٹ, پھر آ کے ایک ہی پہ بات ہے, کوئی بھی سوال کریں گے سینیٹر, MNA یا سلیم مانڈی والا صاحب یا نوید قمر صاحب جو کمیٹیز کو ہیڈ کرتے ہیں دونوں ہاؤسز کے الگ الگ, کوئی سوال پوچھیں گے جہاں پہ پھنس جائے گا, FBR پھنس جائے گا, فنانس پھنس جائے گا, اسٹیٹ بینک پھنس جائے گا, SCCP پھنس جائے گا, ایک ہی بنو جی کیا کریں جناب کہ IMF نے, اور کوئی ان سے نہیں پوچھتا کہ IMF کا لکھا تو لے آؤ, وہ کہہ دیتے ہیں یا مان لیتے ہیں. مجھے نا اس سے ایک, اور اس کے بعد سارے مجھے یاد آ جاتا ہے, میں میرا 6ٹھی جماعت میں تھا, وہاں پہ کوٹ سلطان میں ہمارا اسکول تھا, وہاں پہ ہمارے ایک نا کلاس فیلو کو گھاس کاٹتے صاحب, ہم اس وقت یہ سارے کام, ہم جو بچے لڑکے ہوتے گھروں میں آ کے کام بھی کرتے تھے, گھاس شاس جانور وغیرہ, تو اس بیچارے کو نا دانتری یہ جو تھی تھا جسے گھاس کاٹتے ہیں, وہ اس کے انگوٹھے پہ لگ گئی, تھوڑا کٹ لگ گیا, اس نے اوپر پٹی باندھ لی. اب کیا ہونا, جب بھی اس سے اگلے دن اس نے پوچھنا ہمارے ٹیچر صاحب نے کہ ہاں بھی ہوم ورک کدھر ہے, تو اس نے آگے سے انگوٹھا دکھا دینا. یہ مطلب یہ تھا کہ میرے چوٹ لگی ہوئی, اچھا بھی تو نہ دکھا, باقی دکھاؤ. مطلب ڈیلی ہوا, 2 دن 3 دن, چوتھے دن, جب چوتھے دن اس نے پھر کیا نا, استاد نے اس کی پھینٹی لگا دی, مجھے آج تک یاد ہے کہ روز تو مجھے انگوٹھے دکھاتا ہے. یہ وہی کچھ کر رہے ہیں, انگوٹھا دکھا دیتے ہیں, یہ IMF دکھا دیتے ہیں. ایک چیز تو یہ ہے آپ سے پوچھنے والی, جب آپ اتنے بڑے لیول کا آربیٹریشن پوری دنیا کو بچانے کے مشن امپاسبل پہ نکلے ہوئے ہیں, آپ دنیا میں مطلب آپ کی اتنی دفعہ ان سے بات ہوئی, امریکن سے ہوئی ہے, آپ کی ان سے ٹرمپ سے ہوئی ہے, آپ کی ان سے اگر مارک روبیو سے ہوتی ہے, ان کا سیکرٹری ڈیفنس, ہر قسم سے, آپ کے سیکرٹری فنانس جو ان کے ٹرائیے سب سے ہوتی ہے. آپ نے کبھی ان کو یہ نہیں کہا کہ ہم نے اس جنگ میں, دنیا کا اس دن آیا ہوا تھا کہ جب جو سیز فائر کے 3000 مطلب ان ٹریلین کے قریب تک, اگر میں غلط نہیں کہہ رہا فگر, انہوں نے اکانومی کو ان کو ریلیف لے کے دیا, پوری دنیا رک گئی تھی. آپ پوری دنیا کے لیے لڑ رہے ہیں, مر رہے ہیں, اور ان کی جنگیں روکنے کی کوشش کر رہے ہیں. آپ سے کبھی اتنا بھی نہیں ہوا کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کو کہیں کہ حضور IMF انہی کے نیچے ہے,
کہ اپنی IMF کو ذرا اس کو کہیں گھوڑے باندھے, کچھ ہمیں تھوڑا سا ریلیف چاہیے, ہمارے لوگ بیچارے مشکل میں ہیں, پیٹرول ہو ڈیزل ہو, مطلب اتنا بھی آپ سے نہیں ہو سکا. ان شہباز شریف صاحب نہیں بات یہ کر سکے, اسحاق ڈار صاحب نہیں کر رہے, چیف صاحب کوئی بھی کسی سے نہیں بات کر سکا کہ سر جی کچھ تو ہمیں تھوڑا سا ریلیف لے دیں اس IMF سے, اور ہماری عوام بڑی تنگ ہے, ہم آپ کے لیے سروسز دے رہے ہیں, دنیا کے لیے دے رہے ہیں. دنیا نے ہمیں نہیں بخشا, نہ اپنے قرضے انہوں نے ہمیں معاف کیے ہیں, نہ انہوں نے ہمیں جناب کوئی اپنی شرائط ذرا کمزور کیے ہیں, وہ ٹائٹ کیے ہوئے ہیں. نہیں ان کو ٹائٹ کرتے ہیں, نٹ ان کے جو ہے نا وہ ٹائٹ کرتے ہیں, ان کو نہیں چھوڑنا ان کو, اور آگے حکومت نے عوام کو نہیں چھوڑنا. تو ایک تو یہ چیز ہے کہ جو آپ کو کرنی والی بات ہے, ٹھیک ہے, ہم بھی اس کا IMF کے اس کا دباؤ جو ہے وہ ہم فیس کر رہے ہیں اور ابھی تک چلے جا رہے ہیں. ایک چیز. دوسری چیز, یہاں پہ پہلے دن سے ایک ٹگ آف وار ہے. آپ کو یاد ہوگا اسحاق ڈار صاحب از ناٹ ہیپی. وہ ہمیشہ اپنا ایک بچپن کا رائٹ سمجھتے ہیں کہ جناب کہ میں فائنانس منسٹر بنا, بچپن سے ان کا ایک ہی شوق تھا کہ میں نے فائنانس منسٹر بننا ہے, وہ بنتے رہے ہیں. انہوں نے پہلے آپ کو یاد مفتاح اسماعیل صاحب کو نکلوایا, حالانکہ اس وقت IMF کے ساتھ ڈیل کر رہے تھے, اگر اور اس وقت نہ کرتے ان کو ہٹواتے تو پاکستانی روپیز 220 پہ رک جانا تھا ڈالر جو ہے. اگر اسحاق ڈار صاحب لندن بیٹھ کے بقول مفتاح صاحب کے ساتھ نہ کرواتے, جنہوں نے کروائی اور نہیں کرنے دی ڈیل, ان کو انہوں نے ستمبر میں انہوں نے سائن بعد میں مارچ میں کی, لیکن لیٹ ہو گیا تھا, تو آج ڈالر آپ کو 220 پہ کھڑا ہوتا. تو ڈار صاحب جو ہے پہلے دن سے وہ اس پہ کمفرٹیبل نہیں ہے. پھر انہوں نے وہاں سے نکل تو گئے کیونکہ اسٹیبلشمنٹ تھی یا IMF جو بھی تھا, انہوں نے پھر کیا کام کیا, انہوں نے اپنی گروپنگ شروع کر دی. انہوں نے اپنا عہدہ وہ ڈپٹی پرائم منسٹر کا کروا دیا تاکہ فائنانس کے معاملات بھی میں دیکھوں گا. آج بھی بہت ساری کمیٹیز کو وہ دیکھ رہے ہیں, تو فائنانس منسٹر صاحب کو وہ نہیں دیکھنے دے رہے. میں کمیٹی میٹنگ میں بڑا کلیئرلی دیکھتا ہوں, ڈویژن دیکھتا ہوں وہاں پہ کہ انوشا رحمان صاحبہ جو ہیں وہ فائنانس منسٹری کو, کیونکہ انوشا صاحبہ جو ہیں شی از ویری کلوز ٹو دا پرائم منسٹر آفس کہیں, اسحاق ڈار صاحب کہیں یا نواز شریف صاحب کہیں, ان کو قابل خاتون ہے, میں یہ نہیں کہتا, بڑے اچھے ایشوز اٹھاتی ہیں, لیکن بڑا کلیئر ہوتا ہے کہ وہ بھی اپ سیٹ ہو رہے ہوتے ہیں, انہیں بھی پتہ ہوتا ہے چیزیں کہاں سے آ رہی ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ اس ملک کی بدقسمتی ہے کہ آپ کو فائنانس منسٹر کبھی بھی کوئی اکانومسٹ ٹائپ نہیں ملتا, ہمیشہ بینکر ڈھونڈ کے لاتے. شوکت عزیز آپ لے کر آئے, اس کے شوکت ترین لے کر آئے, پر نام چینج کر لے اورنگزیب, حالانکہ ملتا مطلب آپ دیکھیں شوکت ترین, شوکت عزیز, اورنگزیب تھوڑے سے ملتے جلتے ہیں, نام کی چینج ہی ہے. ایک بینکر ڈپازٹ کر سکتا ہے نا کہ بینکوں سے پیسہ لو, لوگوں سے پیسہ لو. اس وقت بینکوں کو بہت بڑا بزنس مل رہا ہے. اس نے بات بھی 1000 ارب آپ کا اس وقت بینکوں کے پاس پڑا ہے, پرائیویٹ بینکوں سے جن سے لون لے رہے ہیں, کمرشل لے کے ان کو سود دے رہے ہیں اپنے پیسے پہ. اور دوسری بات یہ کہ اورنگزیب صاحب جو ہیں جو ان پہ باتیں کہہ رہے ہیں, آج ساری باتیں ٹھیک ہوئی. پرابلم یہ ہو رہا ہے کہ بعض ایسے یہاں پہ سینیٹرز آئے ہیں, ٹیکنوکریٹ آئے ہیں, جن کو اس حکومت نے دل سے قبول نہیں کیا. ابھی آپ اتنے بڑے بہادر ہیں, کھل کے بات کریں. یہاں پہ آپ نے ان کو قبول نہیں کیا ہوا. اگر محسن نقوی صاحب کے بارے میں تو انہوں نے کہا تھا, ثناءاللہ نے کہا تھا یہ شکر کریں وزیر اعظم نہیں بنے, بن جاتے ہم کیا کر لیتے. اس کے بعد اورنگزیب صاحب کا بھی یہی ہے, اگین وہ انہی میں سے سمجھتے ہیں. محمد علی صاحب انرجی کے منسٹر جو تھے آج کل پرائیویٹائزیشن میں, وہ بھی انہی کی ریکمنڈیشن تھی. یہ ان سے جلتے بھی ہیں, سڑتے بھی ہیں, اور ان کا کچھ کر بھی نہیں سکتے. ابھی یہ دیکھ لیں جیسے انہوں نے احسن اقبال صاحب نے کہا یو آر دا منسٹر, تو یہ کس نے فلوٹ, اب یہ کس پہ ڈائریکٹ اٹیک ہے. سو لگ رہا ہے دا اسٹارم از گیدرنگ اگینسٹ اورنگزیب صاحب. اور اورنگزیب صاحب بھی معذرت کے ساتھ, اگر IMF نے کہنا ہے اور آپ نے بجٹ بنانے, IMF نے کہنا ہے آپ نے سارے ہمیں انگوٹھے دکھانے ہیں, تو بھائی صاحب آپ کی جگہ تو کوئی بھی کام کر لے گا کہ آپ نے کہا پیٹرول کی قیمتیں بڑھا دو, آج کم کر دو, زیادہ کر دو, فلانے کر دو, اور پیٹرول ڈیزل کی قیمتیں بڑھا کے لوگوں کی مطلب چیخیں نکلوانے کے بعد آپ ریونیو اکٹھا کر رہے ہیں ڈائریکٹ اس پہ ٹیکسیشن پہ, لوگوں کی سیلری سے آپ ان پہ ٹیکس اکٹھا کر رہے ہیں, کوئی نئے ٹیکس پیئر آپ نہیں کر سکے, تو پھر تو یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں. لیکن ان کی آپ داد دیں, یہ حکومت مطلب خواجہ آصف صاحب کا ٹویٹ دیکھیں جن کے اس کے کوک کے گاؤں سے 80,000 روپے لے گئے ہیں. اب اویس لغاری صاحب کی ناکامی وہ بتا رہے ہیں. یہاں پہ آپ کے احسن اقبال صاحب کہہ رہے ہیں جناب کہ یہ دیکھ رہے ہیں جناب کہ ہمیں یہ فلوٹ ہو رہی ہے, ہمیں شرم آنی چاہیے. کس کو آنی چاہیے, کس کو شرم آنی چاہیے, نہیں وہی پوچھے کس کو آنی چاہیے یار, ان کو داد دینی چاہیے یار. ان کی حکومت میں ہیں, وزیر بھی ہیں, اور خواجہ آصف صاحب بھی بابا سے اسٹیٹمنٹ سے تو ہم یوز ٹو تھے. اب احسن اقبال صاحب بھی جو ہے وہ یہ پہلے اس سے یاد ہو, رانا ثناءاللہ صاحب, ہاں وہ بھی تھے. اب رانا ثناءاللہ صاحب, خواجہ آصف صاحب, پھر اس کے بعد یہ ہو گیا سعد رفیق صاحب, چلے پاور سے بہر ہیں, انہیں رائٹ ہے, وہ تنقید کرتے رہتے ہیں یار, یہ حکومت میں بھی ہیں اور ہمیں بتاتے شرم آنی چاہیے, پتہ نہیں کس کو آنی چاہیے. ٹھیک ہے جی, ایک بریک شامل کر لیتے ہیں ناظرین. بریک کے بعد ایک اور اہم ایشو جو ہے وہ ڈسکس کریں گے. اسپین میں غیر قانونی مقیم پاکستانیوں کی بڑی خوشخبری. 6 ماہ سے زائد اسپین میں مقیم غیر قانونی 24,000 پاکستانیوں کو نئی پالیسی کے تحت شہریت ملنے کا امکان. اس حوالے سے بھی بات کریں گے, اور کچھ اور مزید خبریں ہیں کمیٹی کے حوالے سے, کیونکہ کلاسز صاحب وہاں پر موجود تھے. فارن افیئرز کمیٹی اجلاس میں کیا کیا انکشافات ہوئے, کلاسز صاحب سے جانیں گے آفٹر دا شارٹ بریک.
वेलकम बैक नाज़रीन। एक और अहम खबर जो है वो शामिल कर लेते हैं। पिछले 3 सालों में इराक, दुबई, कतर और सऊदी अरब से मुख्तलिफ चार्जेस पर 53,803 पाकिस्तानियों को डिपोर्ट करने का इंकशाफ किया गया है और सबसे ज़्यादा जो है तादाद वो तकरीबन 30,322 पाकिस्तानी जो है पिछले 3 साल में दुबई से डिपोर्ट किए गए हैं। आखिर क्या माजरा है, बात करते हैं क्लासरा साहब से, पूछते हैं इसकी डिटेल्स। क्लासरा साहब, बहुत ही बड़ी तादाद नज़र आ रही है। यूएई का तो हम सुनते रहते हैं, लेकिन इराक, दुबई, कतर, सऊदी अरब से मुख्तलिफ चार्जेस पर जो है, और जिनके पास जो लीगल वीज़ा वगैरह जो डॉक्यूमेंटेशन थी उनको भी जो है वो डिपोर्ट किया गया है। वो लोग भी जो है वो इस लिस्ट में शामिल है और इसमें सबसे बड़ी तादाद जो है, जो कि हम सुनते रहते हैं, यूएई की है और ये है तकरीबन 30,322 पाकिस्तानी। पिछले 3 साल में जो है ये तादाद इतनी बढ़ गई है, उनको जो है वो डिपोर्ट किया गया है और इनमें वो पाकिस्तानी भी शामिल है, जैसा कि मैंने कहा, जिनके पास लीगल वीज़ा भी मौजूद है। जी क्लासरा साहब। जी बिल्कुल, आज यहाँ पे एक बड़ा अहम इजलास था। आपको तो चंद जो कमेटीज जो हैं बड़े वो अहम है, वैसे सारी अहम है। आज फॉरेन अफेयर्स की नेशनल असम्बली की कमेटी का इजलास था, बहुत इंपॉर्टेंट उस पर एजेंडा था। हिना रब्बानी खान साहिबा जो हैं, जो फॉर्मर आपकी वज़ीर खारजा जो हैं, वो पीपल्स पार्टी दौर में रही थी, वो इसकी वो चेयरपर्सन है और बड़ी काबिल हैं। मत से बाज़ हम उन पर बातचीत तनकीद भी करते रहते हैं, लेकिन मत से अपना वो सब्जेक्ट भी जानती हैं, उनको कमांड भी है और नॉलेज भी है और बड़े अच्छे तरीके से कमेटी जो है उस पर उनका नॉलेज और उनकी कमांड हमारे सामने भी आती रहती है। बिल्कुल। आज भी था उनका इजलास में बड़े मतलब अहम एजेंडे थे। एक तो पाक ईरान और मतलब है उस पर अमेरिकन वार ऑन ईरान जो चल रही है, उस पर ब्रीफिंग थी जो कि उन्होंने वो की हुई थी, ऑफ कैमरा कह लें, वो की हुई थी, जिसमें सहाफ़ियों को बैठने का नहीं था। अच्छी बात ये थी कि हमें वो इन कमेटीज़ में बैठने देते हैं। जो हिना रब्बानी खान साहब ने आज बात भी की, उन्होंने भी हम आपको मीडिया को इसलिए बिठा दें ताकि आपको बैकग्राउंड का चीज़ों को पता होना चाहिए। सामने ऐसी खबरें होती हैं और उन्होंने इस बात को अप्रिशिएट किया कि मीडिया बैठा होता है, लेकिन कुछ ऐसी खबरें होती हैं जो समझते हैं कि इनको शायद रिपोर्ट करना जो है बस आपको सुन लेना चाहिए बैकग्राउंड, लेकिन रिपोर्ट इनको नहीं करते। और उन्होंने कहा कि मीडिया ने इस तरह किया भी नहीं है, जो ट्रस्ट लेवल जो है तो उनका बेहतर था। एक चीज़। दूसरी चीज़ ये है जो आज 4-5 अहम उसमें इश्यूज थे। एक तो ये थी कि जो स्पेन में वो हुआ है आपका, वहाँ पे उन्होंने एमनेस्टी दी है और सबको दिए जो 5 लाख ले रहे हैं, उस पर ब्रीफिंग थी और जिसमें ये फॉरेन सेक्रेटरी जो है उसमें जहाँ जो आई हुई थी खतून जो है, उस आमना बलोच साहबा अपनी टीम के साथ, और उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से उन्होंने प्रेजेंटेशन दी है। आमना बलोच साहबा ने, उनके अफसरान ने भी जो साथ थे फॉरेन ऑफिस के थे, लेकिन जो अच्छी उनकी एक ब्रीफिंग दी वो वहाँ पे ज़हूर साहब जो है स्पेन में जो पाकिस्तान के एम्बेसडर हैं, अच्छा, उन्होंने जिस तरीके से पूरी वो की और जिस पे उन पर क्वेश्चनिंग भी हुए, दानियाल चौधरी साहब थे या फिर उनके साथ मखदूम मुस्तफ़ा जो हैं MNA वो भी थे, फरूक सितार साहब भी थे, बाकी लोग भी वहाँ पे मौजूद थे। उन्होंने जो बताया वहाँ पे कि इस वक्त कोई ये टोटल जो है स्पेन में कोई आपके 1,20,000 के करीब पाकिस्तानी हैं। अच्छा, ह्यूज नंबर में से अभी उनमें से पता ये चल रहा है कि कुछ 24,000 के करीब इलीगल गए हुए थे वहाँ पे। इनको रेगुलाइज करने के लिए जो उनके प्राइम मिनिस्टर ने वो दी है, तो उनका कहना था कि उनका जो इस वक्त अगर सबसे ज़्यादा अच्छे चांसेस हैं रेगुलाइजेशन के, वो इनके हैं स्पेन में है, जो उनके प्राइम मिनिस्टर ने लिया है और अपनी। लेकिन जो उन्होंने शराइत बताई है ना कि किन किन शराइत पे इनको रेगुलाइज किया जा रहा है, वो बड़ा इंटरेस्टिंग था और उनकी परफॉर्मेंस पे उन्होंने अप्रिशिएट भी किया कमेटी ने, उनकी आमना बलोच साहबा की परफॉर्मेंस को, ज़हूर साहब की फॉरेन ऑफिस को जिस तरीके से इन्होंने फैसिलिटेट किया वहाँ पे। इवन जो पाकिस्तान के लोकल वो कह रही थी, आमना बलोच साहब ने कहा कि आपको जहाँ इंटीरियर मिनिस्ट्री ने भी किया, नेशनल पुलिस ब्यूरो ने भी किया, पासपोर्ट ऑफिस ने, तो वो कह रही थी कंबाइन एफर्ट थी कि जिससे तवक्को होगी कि 20 से 24,000 पाकिस्तानी जो है रेगुलाइज हो जाएंगे। लेकिन ज़हूर साहब का कहना था कि अब सारे पाकिस्तानी चल ना पड़े, ये वो हैं जो पहले 6 महीने मतलब कम से कम वहाँ से इलीगल रह रहे थे। प्रोसेस इनका ये होगा कि इनको वो अगर 15 दिन के लिए पहले वो इनको सबको दे देंगे, ये लें अपने मतलब इनको कागज़ दे देंगे ताकि वो समझते हैं इनको रेगुलाइज किया जाए, टैक्स लिया जाए इनसे, फिर इनको 1 साल का दिया जाएगा। अच्छा। और इस दरमियान में वो रेगुलर इनको देखेंगे, इनके रिकॉर्ड वगैरह बाकी भी यूरोपियन यूनियन से इकट्ठे किया जाएंगे, डाटा है उनके पास। अच्छा। 1 साल वाला प्रोबेशन पीरियड ये पास कर गए तो फिर इनको 10 साल के लिए इनको अलाउ किया जाएगा, लेकिन शरीयत जो है 10 साल बाद मिलेगी। तो वो पूरा मॉनिटर रखेंगे, आपको ये नहीं करेंगे आप शहरी बन गए हैं तो क्राइम में है, चीज़ों में है। ये उन्होंने ज़रूर कहा कि पाकिस्तानी कम्युनिटी के बारे में उनके अच्छे व्यूज़ हैं स्पेन के, कोई क्रिमिनल या क्राइम्स में उस तरह इन्वॉल्व पाकिस्तानी वहाँ पे नहीं समझे जाते और वो इस चीज़ को अच्छा भी समझते हैं कि पाकिस्तानी यहाँ से पैसा कमा के अपनी फैमिलीज़ को बैक होम भेजते हैं। स्पेनिश कल्चर में फैमिलीज और ये चीज़ें बड़ी काउंट करती हैं, सो दे आर हैप्पी। बट एनीवे दैट वाज, और भी चीज़ें बताई, लेकिन ये ज़रूर कहा कि माफिया के हाथों से बचें, आपको लुट रहे हैं ना घर कि चलें जी स्पेन में वो मिल रही हैं, उनको मिल नहीं रही, जो पहले पहुंचे हुए थे और इलीगल तरीकों से पहुंचे थे वो वहां पे थे। एक तो ये चीज थी। दूसरा उन्होंने आज एक उस बीजिंग के हवाले से उन्होंने कंप्लेंट की, जो MNA है वहां पे
मुस्तफ़ा महमूद जो हैं, वो साबिक गवर्नर जो थे, उनके साहबजादे जो हैं, उन्होंने कहा जनाब कि अभी हमारा एक डेलीगेशन गया था पार्लियामेंट्री कमेटी का या दोनों हाउसेज का, तो उसमें स्पीकर साहब भी थे, तो 9 मेंबर थे। तो उनका ये कहना था कि बीजिंग में जो हमारी एम्बेसी है, उन्होंने कहीं पे हमें कोई वो नहीं कराई, कोई उनका प्रोटोकॉल मतलब प्रोटोकॉल कहें या कोई आके फैसिलिटेट करें, कुछ भी हमारे लिए नहीं किया। उन्होंने बताया आमना बलोच साहबा को, इवन उनका एम्बेसडर भी नहीं आया जो वहाँ पे इस वक्त एम्बेसडर है वहाँ पे बीजिंग में पाकिस्तान के। शहरी रहमान साहबा ने किसी से फॉरेन ऑफिस में बात की, तो एक उन्होंने कोई अपना लिजान ऑफिसर भेज दिया, उनके बारे में बड़ी इंटरेस्टिंग बात की उन्होंने कि हम जहाँ भी मिलने जाते थे, चाइनीज से कोई फोटो होता था, हम अभी खड़े हो रहे होते थे, सबसे पहले वो कुर्सी लेके सबसे सामने वो मिडल में बैठ के वो तस्वीरें खिंचवाते थे, जिस पर बलूचिस्तान के सेनेटर उनको पढ़ भी गए, भाई साहब आप खुद प्रोटोकॉल लेने हैं या हमें आपने मतलब लेके देना, जिसको हमरा बलोच साहब ने कहा कि मैं इस बारे में वहाँ पे ये चीजें जो है मैं उस पर चेक भी करूंगी। एक फिर इसके बाद जो मेन चीज थी, स्टोरी थी, वो ये थी कि इनसे पूछा गया था, एजेंडे पे था कि ये पता लगा कि उस पर भी बात हुई, मैं इससे पहले क्या हूँ कि दुबई और सऊदी अरेबिया वगैरह से क्या कुछ कितने लोग कैसे आए हैं, बैगिंग में कितने थे या जराइम में कितने थे, या दुबई ने जो पासपोर्ट जिनके पास थे, वीजे थे वैलिड, पहली दफा इन्होंने मतलब कंफर्मेशन दिया आज इन्होंने हमारे फॉरेन ऑफिस ने कि दुबई से बहुत सारे लोगों को अगर निकाला गया यूएई से जिनके पास वैलिड पासपोर्ट भी थे, वीजे भी थे, और हमें उनका कहना था कोई हमें कोई रीजनिंग भी नहीं दी गई। मैं इस पे आता हूँ। मैं इससे पहले आज उनसे ये भी पूछा गया, जनाब ये बताएं, जो उन्होंने पूछा वहाँ पे मुस्तफ़ा साहब ने, बाकी ने, फरूक सितार साहब को पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट्स जो होती हैं यहाँ पे एम्बेसडर की चीज़ों की, जैसे उन्होंने कहा बहुत सारे लोग हैं फेवरेट भी होते हैं जिनकी टेन्योर खत्म हो जाते हैं फिर भी वापस नहीं बुलाते। रोम के उन्होंने जैसे इटली में जो रोम में ये पाकिस्तान के सफीर है, उनके बारे में कहा जी पिछले साल उनके टेन्योर खत्म हो गए, 4 साल के अभी तक वो बैठे हुए हैं, जिस पे खैर उन्होंने बताया कि जनाब के बाज़ दफा कुछ डिलेज हो जाती है, हमें जरूरत होती है सीनियर लोगों की। हमने बलोच साहब ने बताया वहाँ पे। लेकिन इंटरेस्टिंगली जो यहाँ पर उसमें गुफ्तगू हुई, उन्होंने कहा हम माजी में ये होता था कि फॉरेन सेक्रेटरी के पास बड़ी पावर्स होती थी, वही पोस्टिंग करते थे अपने अफसरान की कि किस किस ये कैपिटल में आपने किसको एम्बेसडर लगाना है। लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वजीर आजम साहब जो हैं, जो ये नहीं कि मौजूदा, इससे पहले भी उन्होंने पावर्स अपने हाथ में ले ली, रूल्स और रेगुलेशन में चेंज करवा, जिसकी वजह से पॉलिटिकल एलिमेंट आ गया कि फिर आपको सिफारिशें शुरू हो गई, फिर लॉबिंग शुरू हो गई। और ये कहा भी किया वहाँ पे कि जब ये पता हो किसी अफसर को, डिप्लोमेट के, कि मेरी अपॉइंटमेंट जो है फाइनल वो फॉरेन सेक्रेटरी ने नहीं करनी, मैंने वजीर आज़म हाउस से करवानी है या किसी एमएनए को करवाना है, किसी वजीर को करवा के उधर कोई मैंने कोई ब्यूरोक्रेट को कहे कि वहां पे मैंने अपना कोई सिफारिश ढूंढनी है, तो फिर तो वो आप उसको पूरे का पूरा वो कर रहे हैं, वो सिस्टम को वो कर रहे हैं। इस पे कहा भी है उन्होंने, हमने बलोच साहब ने, सेक्रेटरी जो फॉरेन ऑफिस है, उन्होंने कहा जनाब के हम अपनी सिफारिशात अपनी सीनियर टीम के साथ मिलकर नाम हम फाइनल करते हैं, कौन कहाँ पे जाएगा, किस कैपिटल में कौन लगे। उनका जी हमारे लिए तो नॉर्मल सी बात है, बाहर के जो अवाम और मीडिया को बड़ी दिलचस्पी होती है कि कौन कहाँ पे लग रहा है, तो उनको कहना था हम अपनी सिफारिशात भेजते हैं जो वज़ीर आज़म फाइनल करते हैं, और फिर बाज़ दफ़ा हमारी सिफारिशात नहीं भी मानी जाती, तो दैट उन्होंने बड़ा पोलाइटली डिप्लोमेटिकली बात भी की वहाँ पर। तो एक तो मतलब इस पे था कि ये चीज़ें अपॉइंटमेंट्स वगैरह पे। नो लास्टली कमिंग टू द पॉइंट, हालांकि बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है इसमें, लास्टली जो बड़ी तो मतलब है वो थी कि उनसे पूछा गया था कि ये जो पाकिस्तानी डिपोर्ट हो रहे हैं बैगिंग पे जी, ये क्या चक्कर है, कहाँ पे। तो 4 मुल्कों के हैं, 4 बड़े शहर के हैं, वो उन्होंने बताया कि ना आपके सऊदी अरब में आपके 2 हैं वहां से, एक आपका जद्दा है और दूसरा रियाज है, वहां से आपकी कितने लोग जो है वो निकाले गए, मेरे को स्क्रीन पे आपको डॉक्यूमेंट्स में नजर आ रहे होंगे, और प्लस इसके बाद कतर, यूएई। अच्छा, जो इसमें दिए गए हैं बहुत सारे फिगर जो हैं उनके पास, ये नहीं है कि कितने सऊदी अरब के हवाले से हैं आपके फिगर, जद्दा में, या आपके यूएई के हवाले से भी होते हैं, यूएई के हवाले से भी हैं। अच्छा, कतर के हवाले से आपके पास वो नहीं है कि कितने कतर से टोटल अगर आप देखें यहाँ पर आपके जो निकले गए वहां से निकाले गए हैं, अच्छी खासी बड़ी तादाद है जो क्रैक डाउन किया है उन्होंने, सऊदीज ने किया है वहां पर, और उन्होंने रियाद में भी और वो जद्दा में भी वहां पे पाकिस्तानी जो बैगिंग के लिए थे वो भी थे। इसके अलावा दीगर चार्जेस के लिए भी आप देख रहे होंगे खासी एक बड़ी तादाद है। तो ये मेजॉरिटी वैसे बैगर्स के लिए ही है, क्योंकि सऊदी अरब का तो जो है वो एक बहुत बड़ा तादाद जो है वो बैगर्स ही हैं जिनको डिपोर्ट किया गया है। नहीं, सऊदी अरब से भी हैं सबसे ज्यादा। दूसरा लेकिन जो अहम चीज है जो यहाँ पे उन्होंने बताई है वो बड़ी मेरे ख्याल पाकिस्तान के लिए कंसर्न है इन द गिवन सिचुएशन, वो यूएई से। मसलन आपको जल्दी से मैं बताऊं कि डिपोर्ट जो पाकिस्तानी हुए हैं इससे जद्दा से हुए हैं, 2005 में अगर देखें तो जद्दा से आपके उसमें 1104 जो है बैगिंग पे आपको डिपोर्ट किया गया, अदर चार्जेस पे 1482 हैं। और फिर इसी तरह अगर रियाज में देखें तो उसमें बैगिंग पे उसमें नहीं है, 2005 में कोई नहीं था बैगिंग पे रियाज में।
लेकिन अदर चार्जेस में आपके 6,119 हैं। फिर अगर आप मतलब टोटल देख लें, इसमें दोनों में 2025 में सऊदी अरब से ये 7,601 लोगों को डिपोर्ट किया गया, जिसमें 1,104 बैगिंग पे थे। अच्छा, 2026 अब तक 3,395 को वो डिपोर्ट किया गया, जिसमें ये 2,371 जो हैं ये बैगिंग पे हैं। इट्स ए ह्यूज नंबर। इसी तरीके से अगर आप आगे चलें, इसका देखें यूनाइटेड अरब एमिरेट्स का, ये बहुत बड़ा नंबर है जो यहाँ पे इसमें किया गया। लेकिन वो ये कहते हैं कि इनमें जो हमें ये बताना मुश्किल है, नो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, कि इसमें बेगिंग वाले कितने लोग हैं जो यूएई से किए गए हैं, क्योंकि उन्होंने हमें बताया ही नहीं है जिन लोगों को डिपोर्ट किया यूएई ने। मोस्टली जो इसमें अहम चीज उन्होंने की है कि इन्होंने ये जो होस्ट अथॉरिटीज हैं उन लोगों को, पाकिस्तानी को भी किया गया जिनके पास वैलिड पासपोर्ट थे या वीजे थे या दीगर चीजें। अच्छा, बात सऊदी अरेबिया में अकामे के मसाइल थे, कोई भगोड़े थे, कोई आपस में मसाइल थे, कोई क्राइम थे, लेकिन ये बड़ी खबर थी। ऐसे कतर में हमने देखा है, लेकिन कतर में कोई इतना बड़ा नंबर नहीं है। बहरहाल है सही नंबर ऑफ डिपोर्टीज के आप अगर देखें तो 2003 से अब तक तकरीबन वो मेरा ख्याल है बनते हैं कोई 2-2.5 हज़ार के करीब कतर से भी डिपोर्ट हुए। सही। और पिछले 3 सालों में कहा जा रहा है कि इन 4 जगह से, इराक, दुबई, कतर और सऊदी अरब से मुख्तलिफ चार्जेस पर 53,803 पाकिस्तानियों को जो है वो डिपोर्ट किया गया। 9,000 के करीब अगर देखें ना पिछले आपके 2 सालों में, आपके इराक से भी डिपोर्ट हुए, 9,000 से भी डिपोर्ट 9,000 से ज्यादा। जी बिल्कुल। नाज़रीन, आज के लिए इतना ही, कल आपसे फिर मुलाकात होगी।